सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। सबसे पहले मैं ऋषि जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे याद किया, और जब भी मुझे कोई दोबारा याद करता है तो दिल को बड़ी सुकून और तसल्ली होती है। इसलिए जो मेरे मित्र एमएलएम की दुनिया का सुपरस्टार बनना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं, वो जरा जोर से कह दें कि हम तैयार हैं। अपने मन के पेन और कॉपी को रेडी रखिए, क्योंकि मैं ज्यादा शेर और शायरी अब नहीं सुना पाऊंगा। मैं एक सीरियस डिस्कशन में आपके साथ उतरने वाला हूं। लाइट बहुत ज्यादा है तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। उम्मीद है मेरी आवाज से ही आप मुझे सुन पाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एमएलएम का सुपरस्टार आप कैसे बने, 2-3 बातों पे ध्यान दें। एक तो मन को चुस्त और दुरुस्त रखिए, और अगर आपने रखा है तो जोर से जरा मुझे कह दीजिए आहा। गुड गुड। और दूसरी बात है कि चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखिए, वो रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे पे कब्ज होती है, कुछ लोगों के पेट में कब्ज होती है। आपने कुछ कब्ज वाले चेहरे देखे होंगे जो कभी मुस्कुराते ही नहीं है। तो अगर आप नेटवर्क की दुनिया के सुपरस्टार बने रहना चाहते हैं तो आइए हम और आप मिलकर एक यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में, केवल भारत में 2 तरह की एमएलएम चलती है। एक है नेटवर्किंग, दूसरा है सेटवर्किंग। पहला वाला क्या बोला, रिपीट कीजिए। दूसरा वाला, नेटवर्किंग वाला बंदा सुबह 9 बजे काम शुरू करता है, 6 बजे खत्म कर देता है। सेटवर्किंग वाला 6 बजे शुरू करता है, सुबह 9 बजे खत्म कर देता है। शांति शांति। नेटवर्किंग वाला बंदा कबाब सर्व करता है, सेटवर्किंग वाला शबाब सर्व करता है। नेटवर्किंग वाला बंदा अच्छी तरीके से काम करता है, कंपनी के रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, जो कंपनी के एथिक्स से फॉलो करता है। सेटवर्किंग वाला कंपनी के कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, अंडर करंट अपना रूल बनाता चला जाता है। अच्छा लगा तो ताली यहां जरूर बजाइएगा, ये आपके दिल की बात मैं कह रहा हूं जी। नेटवर्किंग वाले बंदे को पता है कि यार मैं एक बिजनेस करने आया हूं, ये कोई मजाक नहीं है, ये प्रोफेशन बच्चों का खेल नहीं है, इसको आईबीओ कहते हैं। आईबीओ का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जरा रिपीट कीजिएगा एक बार। ये ठीक वैसे ही बिजनेस है जहां बाकी बिजनेस में करता हूं, लेकिन बाकी बिजनेस में मुझे पूंजी लगानी पड़ती है, इस बिजनेस में मुझे ज्यादा पूंजी नहीं लगानी पड़ती, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सेटवर्किंग वाला इस पर काम नहीं करता है। अभी हाल में मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग से गुजरा हूं 2 सालों में, और 2 सालों में लगभग मैंने नेटवर्किंग के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे, 75 किताबें पढ़ी हैं, और लगभग मैंने 1000 लोगों के साथ संपर्क किया है। सेटवर्किंग वाले बंदे से एक बार मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा, गुरु तुम क्या समझते हो अपने आप को? उसने मुझे बहुत अच्छी बात की। उसने कहा, राजेश जी मैं सारी ट्रेनिंग रेडिंग सब जानता हूं। मैंने कहा, कौन कौन सी ट्रेनिंग तुमने ली है? तो उसने बताया, कैसे ऊपर से नीचे कूदा जाए वो ट्रेनिंग मैंने ली है, पानी के अंदर कैसे तैरा जाए वो ट्रेनिंग ली है, आग पे कैसे चला जाए वो ट्रेनिंग ली है। तो मैंने कहा, तो टीम तुम्हारी बन गई, तुमने पॉपुलैरिटी अचीव कर ली, तुमने कोई सफलता अचीव कर ली, तुम्हारे जीवन में कोई मुकाम है? उसने कहा, हाँ 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए और उसके बाद 65 साल में हार्ट अटैक हो जाए, फिर मर जाऊं, और क्या चाहिए। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये बिल्कुल नेटवर्किंग नहीं है। आज मैं अपने सब्जेक्ट पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, और अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा, क्योंकि संभव नहीं हो पा रहा है सबको देखना। आपके पास अगर नोटबुक है तो उसमें नोट करें, नहीं है तो मन में नोट करें, क्योंकि मैं मानता हूं, और ये मेरा विश्वास है, मैं किसी को इंप्रेस करने के लिए बात नहीं करता। 2 साल के अंदर भारत में लाखों कंपनी आई और चली गई, लाखों लीडर उतरे और चढ़े गए, लाखों चिल्लाने वाले मिले और चले गए, लेकिन एकमात्र कंपनी
जो पिछले 12 वर्षों से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती। व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कहां से यात्रा शुरू की सी, कहां खत्म कर दी और कहां खत्म होगी आप देखिए। और वो भी नहीं केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो धीरे धीरे फैलती जा रही है। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बड़ा विचार किया, ऐसा क्या है कि बाकी लोग साफ होते चले गए, खत्म होते चले गए और हम लोग धीरे 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 फैलते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। पहली चीज, अगर आप रेडी हैं तो जोर से जरा आहा बोल दें मुझे। पहली चीज, आप गांठ बांध लें। जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया, आज मैं पूरी स्पीच एमएलएम के ऊपर दूंगा और उसके बाहर निकलूंगा ही नहीं मैं। जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है, जो भी आपका स्पॉन्सर है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए लेकिन उसकी गुलामी मत कीजिए। आहा, अच्छी लगे तो ताली बजाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं जी। जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है उसकी रेस्पेक्ट कीजिए पर उसकी गुलामी मत कीजिए। उसकी हाल, बातचीत, चलने का ढंग, बात करने का ढंग देखिए। जब उसने आपको इंट्रोड्यूस किया था तब वो क्या बोल रहा है, और जब वो रात को थोड़ा थम्स अप पी लेता है तब वो क्या बोल रहा है, क्योंकि इसका असली रूप थम्स अप पीने के बाद ही बाहर आता है। क्या वो साथ साथ अपना भी पपलू तो फिट नहीं कर रहा है? ध्यान से चलिएगा, क्योंकि ये डगर जो है बहुत कसक है, इसमें बहुत खतरा है, इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत चांस है। जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है उसको भी ना पता हो वो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक खास बात बता दूं। ये दुनिया ऐसी है कि हो सकता है जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया हो उसके पास उतने पैसे ना हो, लेकिन आपके पास उससे ज्यादा पैसे हो, और ये होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पे किसी बंदे के साथ बात कर रहा था, बहुत सारे लोग मेरे पीछे फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं। उसका जो अपलाइन है वो मुझे कह रहा था मेरी एक लेग में 18,000 लोग हैं और मेरी दूसरी लेग में 360 लोग हैं। आपको जान के हैरानी होगी, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था शराबी मूवी में कि हमारे जीवन का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है, शायरी, शराब और आप। नेटवर्क का तंबू भी 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है, राइट लेग, लेफ्ट लेग और बीच में एजुकेशन की लेग। एक भी तंबू हिला तो बंबू उखड़ जाएगा, एक भी तंबू हिला तो आपका बंबू उखड़ जाएगा। मैं उसकी अपलाइन से बात कर रहा था, वो अपलाइन कहता है सर मैंने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने कहा तुम्हारा पे आउट कितना आता है? बोले सर पे आउट नहीं आ रहा है, दूसरी टांग लंगड़ी पड़ी हुई है। मैंने कहा इस टांग को ठीक कौन करेगा? बोले मेरा अपलाइन करेगा। अपलाइन से पूछो कौन ठीक करेगा? वो कह रहा मेरा अपलाइन करेगा। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने पिताजी से, पूछो आपने मुझे पैदा क्यों किया था? एक बार मैंने पूछ ही लिया कि आपने पैदा क्यों किया था, तो उन्होंने कहा था सोच के नहीं किया था, तू अपने बच्चे को सोच के पैदा करना। जब हम अपनी अपलाइन से पूछते हैं, जब हम अपने अपलाइन से पूछते हैं कि आपने हमें इंट्रोड्यूस किया, आप हमारा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। उसी कंपनी में एक लड़का है जो उसका डाउनलाइन है, और वो मुझे फेसबुक पे अपनी नई गाड़ी दिखाता है। नई गाड़ी, उस पे फूल लगे हुए हैं, और वो गाड़ी में बैठा है और मुझे चैटिंग कर रहा है। कह रहा है सर मेरी कंपनी के आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, मेरी ट्रेनिंग के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत के आशीर्वाद से एक गाड़ी मैंने और ले ली है। कल 10 थी, आज 11 हो गई है। आप जान के हैरान होंगे, अपलाइन भी ड्यू सॉफ्ट से था और डाउनलाइन भी ड्यू सॉफ्ट से था। अपलाइन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसके अंदर अहंकार आ गया। उसको सीखने की कोई तमन्ना नहीं है, उसको ग्रोथ करने की कोई तमन्ना नहीं है। तो मैंने जरा रिसर्च किया इस डाउनलाइन से। मैंने कहा तू बता, जिसने तुझे इंट्रोड्यूस किया है वो पीछे है, तू आगे कैसे चला गया? दोस्तों उसने मुझे 12 पॉइंट दिए हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं। उसने कहा सर ये 12 पॉइंट हैं, इनको कोई अगर फॉलो कर लेगा तो वो आगे चला जाएगा। और मैं खुली बात करता हूं। पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखें। पहला पॉइंट जो उसने मुझे समझाया वो ये है कि सर मैं पीछे नहीं देखता, मैं हर वक्त आगे देखता हूं। मेरे मन में एक पिक्चर हमेशा चलती है, आगे क्या होने वाला है। 24 घंटे में विजुलाइज करता हूं आगे क्या होने वाला है। मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूं। मेरी एक एक कोशिकाओं में, मेरी एक एक सांसों में, मेरी एक एक धड़कनों में केवल पॉजिटिव पिक्चर चलती है। तो मैंने उससे पूछा क्या पॉजिटिव पिक्चर चलती है? उसने कहा सर पॉजिटिव पिक्चर केवल यही चलती है कि मुझे क्या अचीव करना है। दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च हुआ है 2 साल पहले। 3000 जो बेस्ट नेटवर्कर हैं वर्ल्ड के, उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि तुम 24 घंटे क्या सोचते हो।
3,000 बेस्ट नेटवर्कर का इंटरव्यू लिया गया। उनके साथ 24 घंटे लोग लगे रहे कि वो क्या बात करते हैं, टेलीफोन पे क्या बात करते हैं, 24 घंटे वो क्या बात करते हैं। 3,000 लोगों में एक बात निकलकर बड़ी कॉमन आई, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और जो शायद आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट यहां हो सकता है। अगर तैयार हो तो एक बार बोलना पड़ेगा। 3,000 नेटवर्कर जो सफल नेटवर्कर हैं वर्ल्ड के, और जिसमें कहीं ना कहीं हमारे ड्यूसॉफ्ट के भी बहुत सारे शामिल हैं, एक ही बात कॉमन करते हैं और वो ये है कि मुझे क्या पाना है और उसे कैसे पाना है। पहला पॉइंट जो उसके दिमाग में था कि मुझे क्या पाना है और इसे कैसे पाना है, वो ये नहीं सोचते मेरी जिंदगी में क्या बीत गया। वो किसी को नहीं ब्लेम करते, वो ये नहीं कहते अपने पेरेंट्स से या अपनी अपलाइन से कि तुमने हमें पैदा क्यों किया, तुमने हमें जन्म क्यों दिया। मुझे याद है कि मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, बड़ी पुरानी कहानी है। उज्जैन ही गया था मेरे ख्याल से, किसी, मुझे याद है ड्यूसॉफ्ट का ही कार्यक्रम था, 2006 या 2007 की बात है, एक वनडे का सेमिनार था। और चूंकि उज्जैन हवाई जहाज अभी नहीं जाता, अभी हाल में मुझे किसी ड्यूसॉफ्टियन ने कहा है सर सबसे पहले ड्यूसॉफ्ट का ही हवाई जहाज मैं उज्जैन में उतारूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी हाल में किसी ने बोला है। मैंने कहा संभव है, ये आदमी बोल रहा है तो संभव है, कोई और बोलता तो शायद नहीं मानता मैं, क्योंकि सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप में से किसी को डाउट है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन उस बंदे को डाउट नहीं है। याद रखना, जिस व्यक्ति में डाउट आ गया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं जब ट्रेन में बैठा, मैं बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि अगले दिन पूरे दिन का मेरा सेमिनार था, मुझे बताना था एमएलएम का सुपरस्टार कैसे बनना है। मेरे सामने 3 लड़के बैठे थे। उज्जैन आप जानते हैं महाकाल का मंदिर है, जानते हैं, जो आहा बोलेंगे। और 3 लड़के मेरे सामने बैठे हुए थे। तीनों लड़के मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। आप जानते हैं जब ट्रेन में लोग देखते हैं और मुस्कुराते नहीं है तो उससे बड़ा टेंशन वाला मोमेंट नहीं होता है। तीनों देख रहे हैं, तो मैंने बोला कुछ बोल, कुछ उगल, कुछ बक, 10 घंटे चलूंगा मैं तेरे साथ। तीनों में से एक लड़का बोला सर क्या बोले, जब से दोनों भाई पैदा हुए हैं किस्मत फूट गई है सर। ओ, मैंने कहा अच्छा तुम लोग तीनों भाई हो? बोला हाँ सर, हम लोग जा रहे हैं सर महाकाल के दर्शन करने, उम्मीद है बाबा कुछ आशीर्वाद दे देंगे तो जीवन बदल जाएगा। तो मैंने दूसरे भाई से पूछा तेरी किस्मत फूटी या बची? उसने कहा जब से ये दोनों पैदा हुए तब से किस्मत फूट गई, क्योंकि मैं बीच में सैंडविच बन के रह गया। मैं तीसरे के पास गया, मैंने कहा तेरी किस्मत बची या वो भी गई? बोले भाई साहब मेरे पास तो आना नहीं, और गलती से भी छोटा बेटा मत बनना। मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो मेरी मम्मी पापा के हाथ में। बोले नहीं जो भी हो आप छोटा बेटा मत बनना। किसी ने मुझे नए कपड़े खरीद के नहीं दी, किसी ने एक नई पेंसिल, शार्पनर, रबर, किताबें नहीं सप्लाई की, नहीं की। किस्मत अच्छी थी, बीवी नहीं मिल गई, वहां भी डाउट है मुझे, गड़बड़ सा। और तीनों ने एक बात कॉमन कही, तीनों ने एक बात कॉमन कही कि मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। मेरे मित्रों जो आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ हो, वहां ऊपर हो, कोने हो, जो लोग शायद यहाँ नहीं है लेकिन और भी कहीं बैठे होंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, किस्मत के ऊपर मैं पिछले 18 साल से रिसर्च कर रहा हूं, जब से मैं ट्रेनिंग के प्रोफेशन में आया, और मुझे तो आज तक किस्मत मिली नहीं। मुझे आज तक किस्मत मिली नहीं, क्योंकि किस्मत मुझे कहती है कि अगर मैं 500 मंजिल पे बैठी हूं तो 499 तक तो तुम्हें आना पड़ेगा, तभी तुमसे मुलाकात होगी। हेलो, अगर मैं 500 मंजिल पे बैठी हुई है तो 499 तक आना पड़ेगा, तभी मुलाकात होगी। और ये लड़का कह रहा है जब से मैं पैदा हुआ, जब से ये हुआ, मेरी किस्मत फूट गई। तो मैंने उससे पूछा मजाक में, मैंने कहा किस्मत है कहां? उसने कहा ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है, अभी मैं आपको दिखाता हूं किस्मत कहां है। उसने अपना दाहिना हाथ अंदर रखा, मैंने कहा निकाल के मेरे पे लगाई ना दे और कहे यही किस्मत है। इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। उसने हाथ निकाला और बड़े अदब से यहां रखा और कहा भाई साहब यही जगह को किस्मत बोलते हैं। उसके बीच वाले भाई ने कहा मेरे भाई ने तुम्हें अधूरी किस्मत दिखाई है, मैं तुम्हें पूरी किस्मत दिखाता हूं। उसने दोनों हाथ निकाले और उसकी हाथों की अंगुलियों में किस्मत के पत्थर थे, मूंगा, दूंगा, गूंगा, शेर की आंख, बकरी की आंख, टाइगर की आंख। कहा अभी पूरी नहीं हुई है। उसने शर्ट फाड़ दी, कहा ये रही एक किस्मत। कहा और आगे चलूं? मैंने कहा मेरा दिल बड़ा कमजोर है, यहीं रुक जाओ भैया, यहीं रुक जाओ। और फिर इस मित्र ने कहा जितनी भी किस्मत मार्केट में अवेलेबल थी अग्रवाल साहब, वो सब मैंने खरीद लिया, अब जाएगी कहां?
ये मुल्क पिछले 5000 वर्षों से किस्मत का इंतजार कर रहा है। ये सोच रहा है कोई मसीहा आएगा, कोई ईश्वर आएगा और हमारी नैया पार लगा देगा। बगल में सिंगापुर है, बगल में जापान है, वो किस्मत का इंतजार नहीं करते। वहां सुनामी लहर आती है लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं। लेकिन हम अभी भी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं कि शायद यहां है, शायद यहां है, लेकिन किस्मत अभी भी हमारी नहीं मिल पाई है। सोचने वाली बात है। मैं तीसरे वाले से पूछा, तू बताएगा किस्मत कहां है? बोले नहीं भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, आप ही के मित्र, आप ही के एक ड्यू सॉफ्टवेयर ने किस्मत की एक परिभाषा मुझे दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब ज्यादा बकवास करने से काम नहीं होगा। अगर मैं उठूंगा ही नहीं तो फिर सवेरा कैसे देख पाऊंगा। वो आलसी नहीं है, उसमें दम है। उस बंदे ने मुझे किस्मत की इतनी बढ़िया परिभाषा दी जो मैं आपसे बांटना चाहूंगा। उसने कहा, राजेश जी, किस्मत तो जो है एक मीटिंग पॉइंट है, मिलन स्थान है दो चीजों का। पहली चीज आपकी मानसिक सतर्कता, दूसरी चीज गुजरते हुए मौके। यानी आपके सामने हजारों मौके गुजर रहे हैं और अगर आप सतर्क हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपकी एक एक कोशिकाएं जागृत हैं, तो पकड़ लें किस्मत वाले, आप तुरंत बन जाएंगे। उसी दिन आपका जीवन बदल सकता है।